शहीद भगत सिंह, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पिस्तौल, बम, है ना? लेकिन क्या उनकी पहचान बस इतनी ही थी? बिल्कुल नहीं। उनकी असली ताकत, उनकी असली क्रांति तो उनके विचारों में थी। एक ऐसी सोच जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए आज हम सिर्फ एक क्रांतिकारी को नहीं, बल्कि उनके दिमाग में चल रही उस क्रांति को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बच्चे के मासूम से सवाल से। अपने पिता से वो पूछता है, पिताजी, हम खेतों में बंदूकें क्यों नहीं उगाते? अगर बंदूकें उगाएंगे तो अंग्रेजों को भगा देंगे। सोचिए कितनी छोटी उम्र में ये सोच थी। इसी मासूम से सवाल में वो बीज था क्रांति का, वो बीज जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मजबूत पेड़ बनने वाला था। आप देखिए, भगत सिंह के लिए क्रांति कोई किताबी विचार नहीं था जो उन्होंने कहीं से पढ़ लिया हो। नहीं, ये तो उनकी विरासत थी। विद्रोह तो आप कह सकते हैं उनके खून में ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा परिवार ही देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, कुर्बानियां दे रहा था। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए जिसमें वो बड़े हो रहे थे। उनके पिता किशन सिंह कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन गांधीवादी नीतियों से उनका भरोसा उठ चुका था। उनके चाचा अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के इतने बड़े नेता थे कि उन्हें 40 साल के लिए देश से निकाल दिया गया। और उनके दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह जेल की यातनाओं की वजह से सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। अब बताइए, जिस घर में इतनी कुर्बानियां दी गई हों, वहां पले बढ़े बच्चे के लिए क्रांति का रास्ता चुनना क्या कोई हैरानी की बात है? बिल्कुल नहीं। तो परिवार ने तो क्रांति की नींव रख दी थी, लेकिन उस नींव पर फौलाद की दीवार खड़ी की जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। बस इसी एक घटना ने एक जोशीले नौजवान देशभक्त को एक ऐसा क्रांतिकारी बना दिया जिसे कोई झुका नहीं सकता था। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग जमा थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, और उन पर गोलियां बरसा दी गईं। सरकारी आंकड़े तो कुछ भी कहते रहें, लेकिन माना जाता है कि उस दिन 1000 से ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता का, उसकी क्रूरता का एक जिंदा सबूत है। और जरा सोचिए, उस वक्त भगत सिंह की उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल। सिर्फ 12 साल का एक बच्चा, जैसे ही उसे इस नरसंहार की खबर मिलती है, वो अपना स्कूल छोड़ता है और 40 किलोमीटर, जी हाँ, 40 किलोमीटर पैदल चलकर अमृतसर पहुंच जाता है। क्यों? सिर्फ अपनी आंखों से उस तबाही का मंजर देखने के लिए। ये दिखाता है कि उनके अंदर किस कदर आग जल रही थी। और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस जगह की खून से सनी हुई मिट्टी उठाई और उसे एक छोटी सी शीशी में भर लिया। वो शीशी में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो उस दिन हुए राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक थी। और वो एक कसम थी, एक अटूट कसम कि इस जुल्म का बदला जरूर लिया जाएगा। और पता है, यहीं से भगत सिंह की कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनका एक नया जन्म होता है। वो एक जज्बाती देशभक्त से एक इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक क्रांतिकारी बन जाते हैं। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, लाहौर का नेशनल कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं था। वो तो विचारों की एक लैब थी, एक प्रयोगशाला। वहां इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र पर जबरदस्त बहसें होती थी। और लाइब्रेरी तो मानो उनका दूसरा घर ही बन गई थी। यहीं पर उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, मिखाइल बाकुनिन जैसे दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को पढ़ा, और यहीं उनकी सोच को एक नई दिशा मिली। उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को बदलना है जो एक इंसान से दूसरे इंसान का शोषण करता है। तो अब तक विचार मजबूत हो चुके थे, लेकिन सिर्फ पढ़ना और बहस करना ही तो काफी नहीं था, है ना? अब वक्त था इन विचारों को जमीन पर उतारने का, एक्शन में बदलने का। और इसी सोच के साथ भगत सिंह और उनके साथियों ने बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। और उनका मकसद था कृत्य द्वारा प्रचार, मतलब अपने कामों से, अपने एक्शन से लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचाना। उनकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आया था, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनकी संस्था के नाम में ही दिखता है। पहले संस्था का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन भगत सिंह के ही कहने पर इसमें एक शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट, और ये बन गया HSRA।
इस एक शब्द ने पूरा मकसद ही बदल दिया। अब लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाकर आजादी पाना नहीं था, अब लक्ष्य था एक ऐसा समाजवादी देश बनाना जहां कोई किसी का शोषण ना कर सके। और इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने आग में घी का काम किया। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने बेरहमी से राठियां बरसाईं। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाला जी की शहादत ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। इसी के बाद हुआ वो मशहूर असेंबली बॉम्ब कांड। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई आतंकी हमला नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई थी। हर एक कदम पहले से तय था। निशाना थे दो बहुत ही दमनकारी बिल। हथियार थे ऐसे बम जो किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक जोरदार धमाका करने के लिए बनाए गए थे। संदेश था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी असली रणनीति थी भागना नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाना, ताकि अदालत को ही अपनी आवाज बुलंद करने का एक मंच बनाया जा सके। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। भगत सिंह ने जेल और अदालत को अपनी लड़ाई का नया मैदान बना लिया और यहीं पर उन्होंने क्रांति या इंकलाब शब्द को वो मायने दिए जो ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। तो सवाल ये उठता है कि भगत सिंह के लिए इंकलाब का असली मतलब क्या था? क्या इसका मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल था, सिर्फ खून खराबा और हिंसा, या फिर कुछ और? उन्होंने अदालत में अपने बयान में सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, क्रांति से हमारा मतलब है इस पूरे सिस्टम को बदलना जो अन्याय पर टिका है। हम एक ऐसा नया समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मजदूरों और किसानों का राज हो। मतलब साफ था, उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जड़ से बदलना था। यही नहीं, अपने मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में वो लिखते हैं, आलोचना और स्वतंत्र विचार ये एक क्रांतिकारी के दो सबसे जरूरी गुण हैं। ये लाइन दिखाती है कि वो तर्क को, सवाल पूछने को कितना ज्यादा महत्व देते थे। उनके लिए क्रांति सिर्फ एक अंधी भावना या जुनून नहीं की, बल्कि गहरी सोच और समझ का नतीजा थे। तो चलिए अब हम उनके सफर के उस आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, उनके अंतिम दिनों पर, जहां उन्होंने अपनी शहादत देकर एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। जेल के अंदर भी उनकी लड़ाई जारी रही। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की और इसी संघर्ष में उनके एक साथी जतिन दास 63 दिन, पूरे 63 दिन भूखे रहने के बाद शहीद हो गए। सोचकर देखिए कितना बड़ा त्याग था ये। इस एक शहादत ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 7 अक्टूबर 1930 को एक स्पेशल कोर्ट ने बिना किसी सही कानूनी प्रक्रिया के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। 20 मार्च 1931 को उन्होंने गवर्नर को एक खत लिखा और उसमें मांग की कि हम युद्धबंदी हैं, हमें फांसी पर लटकाया न जाए बल्कि गोली से उड़ाया जाए। और फिर आई वो तारीख 23 मार्च 1931। तय वक्त से 11 घंटे पहले ही शाम 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। कहते हैं कि जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आया तब भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने जेलर से कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये थे उनके आखिरी शब्द। सोचिए, मौत सामने खड़ी थी और वो अपने आदर्शों में डूबे हुए थे। इससे पता चलता है कि वो अपनी सोच के प्रति अपनी आखिरी सांस तक कितने ईमानदार थे। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज के भारत में भगत सिंह के विचार कितने प्रासंगिक हैं। उन्होंने जिस बराबरी वाले, शोषण मुक्त और धर्मनिरपेक्ष समाज का सपना देखा था, क्या हम उस सपने को पूरा कर पाए हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। इस तरह की बातें सामने लाने के लिए बहुत मेहनत और हिम्मत दोनों लगती है। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका सपोर्ट ही हमें हिम्मत देता है कि हम ऐसे ही विषय आपके लिए लाते रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हाँ, अगर यहाँ तक ये सारी बातें सुनी हैं तो इस विषय पर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? चलिए इस पर एक अच्छी दोस्ताना चर्चा करते हैं। और प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें बहुत प्रेरणा देता है।